नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने धमकी दी है। आप इसे गीदड़ भभकी भी कह सकते हैं, बंदर घुड़की भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो 130 परमाणु बम हैं उनके निशाने पर भारत है और उनकी जो मिसाइलें हैं गौरी, शाहीन, गजनवी, इन सब का निशाना केवल भारत की तरफ है। और ये उन्होंने बयान तब दिया है जब भारत ने सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस में रख दिया है, ठंडे बस्ते में रख दिया है, निलंबित कर दिया है। और दोनों देशों के बीच जो इस समझौते के तहत डाटा का आदान प्रदान होता था वो बिल्कुल बंद हो गया है। और इस बीच खबर ये भी आई है कि भारत ने ज़बरदस्त तरीके से पानी छोड़ दिया है और पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति कई जगह बन रही है, कई जगह नुकसान भी हुआ है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के ठंडे बस्ते में जाने के बाद से घबराया भी हुआ है, तिलमिलाया भी हुआ है और बौखलाया भी हुआ है। तो उसके जवाब में बहुत सारे मंत्री तरह तरह के बयान दे रहे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री ने बयान दिया, रक्षा मंत्री ने बयान दिया, विदेश मंत्रालय से भी बयान आया और तो और रेल मंत्री हनीफ अब्बासी साहब ने भी ये फरमा दिया कि अगर इस तरह की चीज़ होती है तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब ये आप चाहें तो इसको हल्के में लें, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है। जब अभी मामला आगे बढ़ रहा है, हालांकि एक तरह से जंग का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जो सभा की थी उसी में कर दिया था और उसे जंग का ऐलान माना भी जाना चाहिए। और जंग के ऐलान का एक कदम सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालना भी हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि अगर एक बूंद भी पानी रुका तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के खिलाफ वार छेड़ दी है भारत सरकार ने। तो मामला अब वहाँ तक पहुँच गया है और ये भी खबरें हैं कि भारत ने अपना जो युद्धपोत है वो भी तैनात कर दिया है अरब सागर में। तो भारत की तरफ से एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसे पाकिस्तान समझ रहा है ये युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया जो बार बार वहाँ की अगर टीवी बहसें अगर आप देखें तो उनमें भी ये बार बार दोहराया जा रहा है कि क्या परमाणु युद्ध की बात हो रही है, क्या पाकिस्तान को परमाणु युद्ध करना पड़ेगा, करना चाहिए, परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये एक तरह से बार बार चेतावनी भी दी जा रही है, धमकाया भी जा रहा है कि पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की है, फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी अडॉप्ट की है। इंडिया नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी लेकर चल रहा है कि वो पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, और पाकिस्तान कह रहा है कि हम पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भारत करे या न करे। तो ये बड़ा डिफरेंस है दोनों की पॉलिसीज़ में। हम इस पे भी जाएंगे कि दोनों की जो परमाणु कैपेबिलिटीज़ हैं, परमाणु हथियार कितने हैं, उनको डिलीवर करने का कितना मात्रा है दोनों तरफ में, और उसका जो कमांड स्ट्रक्चर है वो क्या है, और क्या पाकिस्तान में जो दबाव है कट्टरपंथियों का, आतंकवादी समूहों का, या आर्मी का भी अपना जो सोच है वो कैसे परमाणु युद्ध की तरफ धकेल सकता है दोनों देशों को। तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन परमाणु युद्ध का खतरा निश्चित रूप से है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि इस बार अगर जंग हुई और भारत ने भरपूर तरीके से हमला किया तो उसके अस्तित्व को खतरा पैदा होगा, क्योंकि 4 में से 3 प्रांत में तो वैसे ही विद्रोह का माहौल है, शांति है, उपद्रव है, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, बलूचिस्तान में तो अभी हुई भी है। तो ये एक तरह का पाकिस्तान अंदर से हिला हुआ है। और इसीलिए जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं
आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो 2 नेशन थ्योरी की बात की थी अभी, वो उससे जुड़ती है। उसकी घबराहट उसमें झलक आती है कि हमें इस्लाम के नाम पर एक होना है। हम भारत से अलग हैं और हम इस्लाम मुसलमान हैं, और इस्लाम के नाम पर ही पाकिस्तान एकजुट हो सकता है, और इस्लाम के उनके पास परमाणु बम है। तो अब आइए एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि जो परमाणु का हथियार का डिलीवरी सिस्टम है वो दोनों देशों के पास किस तरह का है। पहले तो मैं भारत का जिक्र करूंगा। ये भी बता दूं कि भारत के पास ये माना जाता है, भारत ने कभी क्लेम नहीं किया और इस तरह की चीज़ें कभी क्लेम नहीं की जा सकती। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों की बात होती है कि किस देश के पास कितने हथियार हो सकते हैं, परमाणु बम हो सकते हैं। तो भारत के बारे में ये माना जाता है कि 2024 तक उसके पास 164 से 172 परमाणु हथियार मौजूद थे, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। 2025 तक अगर वो 180 185 तक पहुंच गए हों तो हमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। अब परमाणु हथियार का होना एक बात है, लेकिन उसको डिलीवर करना दूसरी बात है। तो भारत इस मामले में काफ़ी मजबूत है, उसके पास हर तरह का सिस्टम है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिसमें अग्नि सीरीज है 1 से 5 तक की, और इनकी जो मारक क्षमता है वो 7 से 5000 किलोमीटर तक की है। अग्नि 5 तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM है, जो चीन तक भी मार कर सकती है। हमारे पास क्रूज मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस है, सुपरसोनिक 300 से 600 किलोमीटर की रेंज का है, और हमारे पास निर्भय है जो सब सोनिक है, जो 1000 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकता है, यानी हमारे परमाणु हथियार को ले जाकर वहाँ डिलीवर कर सकता है। फिर हमारे एयर फोर्सेस के पास भी वो कैपेबिलिटी है जिससे हम परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिराज 2000 है, जगुआर है, और राफेल जैसे जो हमारे पास लड़ाकू जेट हैं वो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। न केवल एयर या बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बल्कि हमारी जो नौसेना है उसके पास भी ये क्षमता है। INS अरिहंत और जो हमारे पास परमाणु पनडुब्बियां हैं वो भी परमाणु हथियार डिलीवर कर सकती हैं। हमारे पास जो K-15 पनडुब्बी है वो 750 किलोमीटर तक डिलीवर कर सकती है, और K-4 3500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली है। तो ये आपको देखिए कि लैंड हो, एयर हो, सी हो, तीनों जगह हमारा भारत की क्षमता बहुत ही मजबूत है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है तो पाकिस्तान के पास भी लगभग 170 परमाणु हथियार हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 2025 तक वो 200 से 250 तक पहुंच सकते हैं। यानी परमाणु हथियारों की अगर संख्या का मामला लें तो दोनों के पाकिस्तान भारी पड़ रहा है, लेकिन देखिए 500 और 5000 भी हो जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 1 या 2 बम ही काफ़ी होंगे बड़ी आबादी को ख़त्म करने के लिए। अगर एक बम भी पटका गया कहीं तो समझिए 10 से 15 करोड़ लोग मारे जाएंगे। 10 से 15 करोड़ लोग मारे जाएंगे। उसकी जो रेडियो धर्मिता आसपास फैलेगी, उससे जानवरों का, पेड़ पौधों का बाहरी नुकसान होगा, तमाम तरह की बीमारियां फैलेंगी। तो केवल ये एक बम ही बहुत होगा, और अगर दोनों तरफ से कुछ बम इधर उधर पड़ेगा तो पूरा उपमहाद्वीप तबाह हो जाएगा। ये बहुत ख़तरनाक पक्ष है परमाणु युद्ध का। ये ध्यान में रखा जाने चाहिए जब हम ये सब बातें कर रहे हैं। तो ये मानवता के विरुद्ध होगा, ये युद्ध होना ही नहीं चाहिए। वैसे तो कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए, कन्वेंशनल वार भी नहीं होनी चाहिए जो जिसमें हज़ारों लाखों लोग मारे जाते हैं, लेकिन परमाणु युद्ध तो और भी भयानक होगा। ये नागासाकी और हिरोशिमा में हम देख चुके हैं कि उसकी अनगूंजें आज तक हमें सुनाई देती हैं। वो भयावह दृश्य आज तक हमारे दिमागों पर काबिज हैं। तो पाकिस्तान के पास 200 से 250 तक बम इस साल हो सकते हैं। डिलीवरी सिस्टम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं। हत्व सीरीज़ में नस्र, गौरी, शाहीन 1A, शाहीन 2, शाहीन 3, और इनकी रेंज जो है 60 किलोमीटर से लेकर 2750 किलोमीटर तक है। शाहीन 3 जो है मध्यम दूरी की मिसाइल है, और एक और है अबाबील MIRV जो
मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिसेंट्री व्हीकल है जो उस तकनीक पर काम कर रही है। क्रूज मिसाइल है बाबर जो 400 से 700 किलोमीटर की रेंज पर हमला कर सकती है, ज़मीन और समुद्र दोनों से लॉन्च की जा सकती है। और रॉड 2 है जो 600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। जो एयर फोर्स के ज़रिए करना है डिलीवर, उसमें F-16 उसके पास है, JF-17 थंडर विमान भी हैं जो परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। जहाँ तक नौसैनिक क्षमता का सवाल है तो पाकिस्तान समुद्र से बाबर क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता अभी विकसित कर रहा है, लेकिन भारत की तरह परमाणु बम जो पनडुब्बियाँ हैं वो क्षमता अभी उसकी बहुत ही लिमिटेड है। तो ये उसका डिलीवरी सिस्टम है। और अगर आप कंपेयर करेंगे भारत और पाकिस्तान की, तो भारत का जो मिसाइल रेंज है और जो लैंड, सी और एयर तीनों में पाकिस्तान से उन्नत है। लेकिन फिर वही बात आती है कि और पाकिस्तान का जो पूरा कंसेप्ट है वो ये है कि हम कैसे तुरंत रिएक्ट कर सकें, कैसे तुरंत बम फेंक सकें जब हमको ज़रूरत पड़े, उसमें टाइम न लगे, उसका पूरा फोकस ये है। और ये जो पॉलिसी है या ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ख़तरनाक है। इसी में ख़तरा है कि मान लीजिए कोई गफलत होती है, कोई गलतफहमी होती है और उसमें जल्दबाजी में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो जाता है तो वो भयानक होगा। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी में ही ख़राब है। जबकि भारत चूँकि नो फर्स्ट यूज़ का पालन करता है, इसलिए ये ख़तरा यहाँ से नहीं है, कम से कम भारत से, कि अचानक कोई चूक में, हाँ गलतफहमी में यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन पहले पाकिस्तान करेगा तब भारत करेगा। ये पॉलिसी जो है ये भारत के हमले को सीमित कर देती है और पाकिस्तान के ख़तरे को बढ़ा देती है। ये हमारे भारत के जो सुरक्षा सलाहकार हैं या जो कमांड सिस्टम है उसको समझना चाहिए। अब हम थोड़ा कमांड स्ट्रक्चर पे भी बात कर लेते हैं कि दोनों देशों का जो कमांड स्ट्रक्चर है वो क्या है, कैसे तय हुआ कि कब बटन दबानी है न्यूक्लियर की। बटन दबाने से मतलब है कोई बटन दबाकर न्यूक्लियर बम नहीं फेंका जाता है, लेकिन फैसला करने का अधिकार किस स्तर पर लिया जाएगा कि अब हमें परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो भारत में है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, उसमें एक राजनीतिक परिषद है जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं और उसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और कई और वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं और ये परमाणु हथियारों के उपयोग की मंजूरी देती है। दूसरी एक कार्यकारी परिषद भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में है, जो तकनीकी और रणनीतिक सलाह देती है राजनीतिक परिषद को। इसकी सलाह बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और एक तीसरी और जो SFC है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सशस्त्र बलों की एक विशेष इकाई है जो परमाणु हथियारों के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है और ये तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन भी करता है। तो SFC और जो कार्यकारी परिषद है, इनका जो फीडबैक मिलेगा, इनके ज़रिए जो सलाह मिलेगी, उसके आधार पर राजनीतिक परिषद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो परिषद है, वो फैसला करेगी कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैंने न्यूक्लियर बटन की बात की थी, तो सिंबॉलिक तौर पर हमारे प्रधानमंत्री के पास ये न्यूक्लियर बटन है, लेकिन वास्तविक उपयोग के लिए NCA की मंजूरी ज़रूरी है। जो तीनों हिस्से हैं उनकी मंजूरी ज़रूरी है और SFC यानी स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड कितनी तैयार है, इसके लिए ये भी हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। और नो फर्स्ट यूज़ की जो नीति है उसके बाद ही ये मौका आता है कि अब हम क्या करें। तो एक पूरी पॉलिसी तो बनी होती है कि अगर किसी ने कर दिया है तो अब हम फैसला लेने में देर नहीं कर सकते, तो एक मोटी पॉलिसी तैयार रहती है, लेकिन उसके बाद फिर काम होता है। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा कि 200 से 250 परमाणु बम भी हो सकते हैं उसके पास। वहाँ नेशनल कमांड अथॉरिटी है जिसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, सेना के प्रमुख और अन्य सेना के अधिकारी भी शामिल हैं। अब ये फ़र्क देखिए, भारत में जो कमांड स्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ी जो फैसला लेने वाला यूनिट है
बॉडी है वो सिविलियन है और उसमें कोई भी सेना का आदमी नहीं है। यहाँ पर सेना के अधिकारी शामिल हैं। फिर स्ट्रेटजिक प्लान्स डिवीज़न है एसपीडी, जो एनसीए का सचिवालय है, जो परमाणु हथियारों की योजना, विकास और इस सब का संचालन और देखरेख करता है। सामरिक हथियारों का नियंत्रण जो है, पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का नियंत्रण क्षेत्रीय कमांडरों और मध्य श्रेणी के सैन्य अधिकारियों को सौंपा है, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया संभव है, लेकिन अनधिकृत उपयोग का खतरा भी बढ़ता है। अब ये देखिए कि यहाँ तो भारत में सर्वोच्च स्तर पर यह फैसला किया जाएगा और वहाँ से सर्वोच्च स्तर पर ही तय होगा और डिलीवरी भी सर्वोच्च स्तर से होगी। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर और मीडियम लेवल के अधिकारियों तक को ये जो परमाणु हथियारों का नियंत्रण है वो सौंप दिया गया है। अब इसमें कभी भी गफलत हो सकती है, कभी भी कोई भी जो कमांडर है, रीजनल कमांडर, वो अपने दम पे कोई फैसला ले ले अचानक, सनक में, दबाव में, जिहाद के ज़ोर से, तो ये काम हो गया परमाणु युद्ध का। न्यूक्लियर बटन औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री के पास है वहाँ, लेकिन सेना का एनसीए और एसपीडीए पर मजबूत प्रभाव है, जिससे जो सेना है वही तय करेगी कि प्रधानमंत्री बटन दबाएंगे नहीं दबाएंगे। वहाँ प्रधानमंत्री की हैसियत आपको पता है, वो एक कठपुतली जैसा है और सारे फैसले दूसरे भी फैसले लेती, लेकिन जो युद्ध से संबंधित फैसला है वो तो सवाल ही नहीं उठता कि वहाँ का प्रधानमंत्री ले सके। तो ये दोनों भारत और पाकिस्तान की परमाणु कैपेबिलिटी, उनका कमांड स्ट्रक्चर ये है। लेकिन अब देखिए कि इसमें खतरे क्या हैं। खतरे ये जो 3-4 खतरे बहुत बड़े हैं, भारत में जो बहुत कम है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पहली बात ये है कि कट्टरपंथियों का प्रभाव पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि सेना में भी है। यहाँ तक कि आपने वहाँ के आर्मी चीफ का आपने बयान देख लिया, अब उसमें स्पष्ट रूप से ये नज़र आ रहा है कि वो टू स्टेट की बात कर रहे हैं, वो हमलों की बात कर रहे हैं और युद्ध की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में साफ है कि वहाँ पर अगर कट्टरपंथी ये तय कर लें कि युद्ध करना है तो युद्ध होगा फिर, और अचानक कट्टरपंथी के दबाव में फिर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो ये खतरा कट्टरपंथियों की तरफ से है। दूसरी तरफ आतंकवादियों का भी खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकवाद की फैक्ट्री है, बहुत सारे आतंकवादी संगठन वहाँ काम कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान से भी ऑपरेट करते हैं, बलूचिस्तान, पश्तूनख्वा, ये तमाम प्रांतों में इस तरह के सक्रिय हैं। तो वो ये जो रीजनल कमांडर हैं वो उनको दबाव में ला सकते हैं, और फिर कट्टरपंथी ताकतें और भी दूसरे तरह से भी दबाव बनाती हैं। वो देश भर में एक माहौल बनाएगी, हमला करवाएंगी, दबाव बनाएंगी, आंदोलन करेंगी, जुलूस निकालेंगी, और जो आर्मी और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर प्रेशर बनेगा। तो भारत में भी ये कट्टरपंथियों का दबाव बहुत बढ़ गया है। हम सब जानते हैं कि हिंदुत्ववादी फोर्सेस कितनी स्ट्रांग हो गई है हिंदुस्तान में, और वो लगातार सरकार पर दबाव बनाती हैं। पुलवामा के बाद अचानक इतना दबाव बना कि सरकार ने स्ट्राइक कर दिया। अब यहाँ भी फिर से दबाव बन रहा है, और उस दबाव का असर भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है। लेकिन भारत में कमांड स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें इसकी आशंका, डर कम है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो ये सूरत हाल है परमाणु युद्ध की। बहुत ज़्यादा शंका है कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उस शायद ऐसा होने से रोकेगी। अमेरिका पाकिस्तान को रोकेगा, रूस भारत को रोकेगा, चीन हो सकता है कि पाकिस्तान को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये खतरा अगर परमाणु युद्ध होता है तो ये तो पूरे विनाशकारी होगा, पूरी प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए। तो चीन भी
रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन जहाँ का कमांड स्ट्रक्चर ऐसा हो, जहाँ इस तरह के संगठन घूम रहे हों, आतंकवादी संगठन, कट्टरपंथी संगठन, और जहाँ खुद आर्मी की लीडरशिप में इस तरह की बात हो, वहाँ कब कौन सी बात बिगड़ जाए और कैसे परमाणु युद्ध छिड़ जाए, इसके बारे में कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता है। और इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की आशंकाएं हैं, उसमें परमाणु युद्ध की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।